हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे मैदानों की। मैदान किसे कहते हैं और मैदानों का निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैदान क्या है। मैदान की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, मैदान की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैदान अपेक्षाकृत समतल, क्रमिक व मंद ढाल वाले तथा निम्न उच्चावच वाले धरातलीय भूभाग होते हैं। तो मैदान जो है लगभग समतल स्थिति वाले होते हैं तथा इन पर ढाल काफ़ी मंद और क्रमिक होता है और उच्चावच निम्न होते हैं, अर्थात ऊबड़ खाबड़ स्थिति बहुत कम होती है, ऊंचाई नीचाई बहुत कम होती है। ऐसे लगभग समतल स्थिति वाले जो भूभाग होते हैं वो मैदान के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ऊंचाई के आधार पर, समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर मैदानों में काफ़ी असमानता है। जैसे हम यदि बात करें नीदरलैंड के मैदान की, तो नीदरलैंड का जो पोल्डर्स का मैदान है वो समुद्र तल से भी नीचा है। जबकि यदि हम कश्मीर में झील मैदान की बात करें तो कश्मीर का झील मैदान 1700 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो इस प्रकार से मैदानों की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। लेकिन मैदानों की जो विशेषता है मुख्य रूप से वो ये है कि वो लगभग समतल होंगे और उन पर बहुत ही मंद या क्रमिक ढाल पाया जाएगा। तो इस प्रकार के मैदान, और मैदान जो है कृषि के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और यही कारण है कि अधिकांश जो कृषि उत्पादन है वो मैदानी क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। और यही वजह से मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक सघन आबाद पाए जाते हैं, अर्थात वहाँ जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ मैदानों के वर्गीकरण की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। और ये निर्माण प्रक्रिया अर्थात मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, मैदान किस प्रकार से बनते हैं, उस निर्माण प्रक्रिया के आधार पर यहाँ हम मैदानों को मुख्य रूप से दो बड़े वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और दो बड़े वर्गों में पहला है अपर्दनात्मक मैदान और दूसरा है निक्षेपणात्मक मैदान। अर्थात अपर्दन की प्रक्रिया से बने हुए मैदान अपर्दनात्मक मैदान के अंतर्गत आते हैं और निक्षेपण की प्रक्रिया से बने हुए मैदान निक्षेपणात्मक मैदान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं अपर्दनात्मक मैदान की। तो अपर्दनात्मक मैदान में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ चार प्रकार के मैदान, जो चार अपर्दन के मुख्य कारक हैं, उन चार अपर्दन के कारकों के द्वारा बने हुए मैदानों को यहाँ चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मैदान जो है नदीकृत मैदान, जिसकी हम बात करते हैं। तो नदीकृत मैदान नाम से ही स्पष्ट है, ये ऐसे मैदान हैं जिनका निर्माण नदियों के द्वारा अपनी अपर्दन प्रक्रिया से हुआ है। और हमारी पृथ्वी पर अपर्दन का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो नदी है, जो व्यापक पैमाने पर अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करती हैं और विषम धरातल को काट करके अपर्दित करके समतल भूभाग में तब्दील करने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार से नदियाँ जब अपने मार्ग में बहती हैं तो अपनी घाटियों को गहरा और चौड़ा करती हैं और लगातार रूप से जब उनका ढाल थोड़ा धीमा होता चला जाता है और वो नदियाँ युवावस्था से प्रौढ़ और वृद्धावस्था की ओर जाती हैं तो क्रमशः उनकी घाटियाँ निरंतर चौरस और चौड़ी होती चली जाती हैं और अंततः नदियाँ अपर्दन के अंत में वृद्धावस्था में एक काफ़ी चौड़े विस्तृत मैदान, जिसको हम पेनिप्लेन के नाम से भी जानते हैं, तो इस प्रकार के विस्तृत चौरस मैदान का निर्माण करती हैं। और ऐसे जो मैदान हैं वो नदीकृत मैदान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे लंदन बेसिन, पेरिस का बेसिन, ये जो है नदीकृत मैदानों के ही उदाहरण हैं। और इन नदीकृत मैदानों में कहीं कहीं पर कुछ ऊंचे टीले दिखाई देते हैं जिनको हम मोनार्ड नॉक की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात करें हम हिमानीकृत मैदान की, और हिमानीकृत मैदानों का जो निर्माण है वो हिमानियों के द्वारा अपनी अपर्दन प्रक्रिया से होता है। जैसे नदी है, ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो हिमनद होते हैं वो हिमनद भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऊंचाई से नीचे की ओर खिसकते हैं और वो अपने साथ धरातल के अपर्दन के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात वो अपने साथ धरातल को काटते हुए चलते हैं और अपर्दन के प्रमुख कारक के रूप में कार्य करते हैं। और इस प्रकार से हिमानियों के द्वारा हुए अपर्दन से भी हिमानी अपनी यू आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं और क्रम से यू आकार की घाटियाँ निरंतर चौड़ी होती चली जाती हैं और उससे अंततः एक विस्तृत मैदान का निर्माण होता है, जिनको हिमानी निर्मित मैदान के नाम से
जाना जाता है। तो जो मैदान हिमानियों के द्वारा अपर्दन से बने हुए हैं वो हिमानीकृत मैदान कहलाते हैं और इस प्रकार के हिमानीकृत मैदान कनाडा, स्वीडन और फिनलैंड आदि में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा वायु घर्षित मैदान की। और वायु घर्षित मैदान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन मैदानों का निर्माण वायु के द्वारा अपर्दन प्रक्रिया से होता है। और वायु भी जो शुष्क रेगिस्तानी या मरुस्थलीय प्रदेश हैं जहाँ पर चट्टानें अपेक्षाकृत असंगठित और ढीले रूप में पाई जाती हैं, वहाँ पर वायु अपना अपर्दन का प्रमुख रूप से कार्य करती है। और वायु वहाँ उन असंगठित चट्टानों के कणों को अर्थात धूल के रूप में बिखरे हुए जो कण हैं उनको अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। और इस प्रकार से अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है। और वायु जो है घर्षण प्रक्रिया से काफ़ी विस्तृत चौरस मैदानों का निर्माण करती है। और इस प्रकार के जो मैदान हैं वो वायु घर्षित मैदान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसे पैडी प्लेन की संज्ञा दी जाती है या पैडी प्लेन के नाम से जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं अगला जो है कार्स्ट मैदान की। और कार्स्ट मैदान जो कि भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन से बने हैं। और अपर्दन के कारकों में भूमिगत जल भी अपर्दन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जो प्रमुख रूप से चूना प्रदेशों में कार्य करता है, क्योंकि भूमिगत जल और उस जल के साथ मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के वो कार्बनिक अम्ल में तब्दील हो जाता है। और इस प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल चूना युक्त चट्टानों को बहुत तेजी से घुला के अपर्दित करता है। तो इस प्रकार से भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन कार्य प्रमुख रूप से चूना युक्त प्रदेशों में होता है। और इस प्रकार के प्रदेश यूरोप में, यूगोस्लाविया में कास्ट प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। इसी आधार पर इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उनको कास्ट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और भूमिगत जल की अपर्दन प्रक्रिया से बने हुए ऐसे मैदानों को कार्स्ट मैदानों के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार के जो कार्स्ट मैदान हैं वो यूगोस्लाविया तथा फ्रांस के चूना प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये था मैदानों का अपर्दनात्मक आधार पर वर्गीकरण या अपर्दनात्मक मैदान। अब हम बात करते हैं मैदानों का अगले वर्गीकरण की, और वो है निक्षेपणात्मक मैदान, अर्थात निक्षेपण के आधार पर बने हुए मैदान। तो जिस प्रकार से अपर्दन प्रक्रिया से मैदानों का निर्माण होता है, ऐसे ही जो अपर्दन के कारक हैं वो अपर्दन के कारक अपने द्वारा अपर्दित किए हुए मलबे को निक्षेपित करते हैं, जमा करते हैं, और उस निक्षेपण के वजह से भी मैदानों का निर्माण होता है, मैदान उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार निक्षेपण प्रक्रिया से बने हुए जो मैदान हैं उनको निक्षेपात्मक मैदान के नाम से जाना जाता है। और निक्षेपात्मक मैदान में आप देख सकते हैं 5 प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है जलोढ़ या कांपीय मैदान। और जलोढ़ या कांपीय मैदान अर्थात नदियों के द्वारा जो अपर्दन प्रक्रिया से जो मलबा इकट्ठा किया गया था, जो मलबा काट करके नदियाँ अपने साथ बहा के ले जाती हैं, तो जब नदी के मार्ग में ढाल की कमी हो जाती है तो नदी का वेग कम हो जाता है, और नदी का वेग कम होने से उसके साथ बहने वाला जो मलबा है वो निक्षेपित होने लगता है। और इस प्रकार नदी के द्वारा निक्षेपित किए गए मलबे के काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाने से एक विस्तृत जलोढ़ मैदान का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जलोढ़ मैदान होते हैं जो नदियों के द्वारा निक्षेपण से बनते हैं। और नदियों के द्वारा इस प्रकार का जलोढ़ मैदानों का निर्माण प्रमुख रूप से पर्वत पदीय क्षेत्रों में होता है, या फिर नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहाँ डेल्टा के रूप में इस प्रकार के मैदान बनते हैं। और इस प्रकार के मैदानों को जलोढ़ मैदान की संज्ञा दी जाती है, जलोढ़ मैदानों के रूप में जाना जाता है। दूसरा है हिमोड़ मैदान। और हिमोड़ मैदान में इनका निर्माण हिमानी के द्वारा निक्षेपण प्रक्रिया से होता है। और जब हिमानी पर्वत के उच्च भागों से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो अपने साथ मलबे को काटकर लाती है। और जब वो पर्वत की तली के पास आ जाती है तो वहाँ ढाल कम होने के कारण जो मलबा है वो मलबा इकट्ठे रूप में जम जाता है, और इस प्रकार से मैदान का निर्माण हो जाता है। या फिर जब हिमानी पिघलने लग जाती है तो हिमानी के पिघलने से बना हुआ जो जल है वो एक धार के रूप में आगे बह जाता है, और उस हिमानी के साथ विस्तृत क्षेत्र में काट कर लाया गया जो मलबा है वो मलबा उस क्षेत्र में फैले हुए आकार में जम जाता है, और इस प्रकार से वहाँ मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार बने हुए जो मैदान है वो हिमोड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। तीसरा है लोयस का मैदान। और लोयस का मैदान इससे पहले भी हमने देखा
कि जो वायु है अपरदन का प्रमुख कारक है रेगिस्तानी प्रदेशों में, और वहाँ वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई जो धूल है, जब उन मरुस्थलीय प्रदेशों से काफ़ी दूरस्थ इलाकों में जब वायु की गति कम हो जाती है तो वो वायु के साथ उड़ने वाली जो मिट्टी धूल के कण हैं वो क्रमशः निक्षेपित होने लगते हैं, और उनके क्रम से निक्षेपित होने से धीरे धीरे एक काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में मैदान का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के मैदान जिनका निर्माण वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेपण से हुआ है, उन मैदानों को चीन के लोयस के मैदान के नाम पर लोयस मैदान के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनको लोयस के मैदान, चीन में लोयस का मैदान है, उसके आधार पर ही इस प्रकार के वायु निर्मित समस्त निक्षेपात्मक मैदानों को लोयस के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला है लावा निर्मित मैदान। और लावा निर्मित मैदान, इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्राप्त हुआ जो मलबा है, जो मैग्मा और ठोस विखंडित कण हैं, उनके विस्तृत क्षेत्र में फैल जाने से, जमने से इन मैदानों का निर्माण होता है। नाम से ही स्पष्ट है, ये मैदान लावा के द्वारा बने हुए होते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया से लावा निकलता है और जो उसके साथ ठोस राख व बारीक सेल के कण प्राप्त होते हैं, तो वो जब विस्तृत क्षेत्र पर फैल करके जम जाते हैं तो इस प्रकार के मैदान बनते हैं। ऐसे मैदानों को लावा निर्मित मैदान कहा जाता है। और पांचवा है झील निर्मित मैदान। तो जब कभी नदी के अवसादीय निक्षेपणों से झील भर जाती है, अर्थात कोई नदी इस प्रकार की है जिसका गंतव्य स्थान झील में है, अर्थात जो झील में जाकर के मिलती है, तो वो नदी अपने साथ लेकर के आने वाले मलबे को झील की तली में जमा कर देती है। और क्रम से यही प्रक्रिया होती रहने से कालांतर में वो झील की तली उस आने वाले मलबे से क्रम से भरती चली जाती है और संपूर्ण झील उस मलबे से भर करके एक मैदान में तब्दील हो जाती है। और इस प्रकार से बने हुए जो मैदान हैं वो झील निर्मित मैदान कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये निक्षेपात्मक मैदान थे। 5 प्रकार हमने यहाँ पर उनको बांटा, और ये मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विश्व की लगभग 80% से ज़्यादा जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। और विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न अलग अलग समयों की जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता हो या नील घाटी की सभ्यता हो, ये सभी मैदानों में ही विकसित हुई हैं, क्योंकि मैदान ही सबसे अधिक आबाद क्षेत्र रहे हैं और कृषि की दृष्टि से और अन्य दृष्टिकोणों से सबसे महत्वपूर्ण भूआकृतियाँ हैं। यही वजह है कि मैदानों को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। और समतल होने के कारण यहाँ यातायात की सुविधाएं और अन्य विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाएं मैदानों में सबसे अधिक विकसित होती हैं। इसी कारण से सबसे अधिक विकसित, संपन्न और अधिक जनसंख्या को ये मैदान अपने अंदर समाहित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में मैदानों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।